स्वागत है आप सभी का सफलता तक के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में और जानेंगे कि आखिर गांधी महान क्यों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन के बच्चे को भी पता होगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो डेट हम बता दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात का एक स्थान है। तो इसको हम लिख भी दे रहे हैं। तो 1869, ठीक। अब इनके माता का नाम था पुतली देवी, पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि सबको पता होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि क्लास सेकंड से ही लोगों को धूप में खड़ा कराकर हर 2 अक्टूबर के दिन ये बता दिया जाता है कि गांधी जी का जन्म और उनके माता पिता का नाम, ठीक। अब इसके बारे आगे के बारे में हम बताएंगे। गांधी जी की जो शादी हुई थी वो हुई थी 1882 में, 1882 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो वो हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी, कस्तूरबा लिख दे रहा है, ठीक ठीक। इनके साथ इनकी शादी हुई थी और इनके 4 लड़के हुए। कितने लड़के? 4 लड़के। अब इसमें 2 तो लाल थे और 2 थे दास, ठीक। तो जो लाल थे उनका नाम था हरिलाल, ठीक, हरिलाल, और दूसरे का नाम था मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल, और 2 दास थे जिसका नाम था रामदास और देवदास, ठीक। 2 लाल और 2 दास थे। याद करेंगे एक बार यहीं पर, हरिलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास, ठीक। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ठीक। इनके 4 लड़के थे और ये 5वां लड़का मानते थे जमनालाल बजाज को। क्वेश्चन पूछता है कि अगर गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसे मानते थे, तो आंसर होगा जमनालाल बजाज को। एक्चुअल में उनका पुत्र था नहीं, सिर्फ मानते थे। जमना लाल बजाज, कोई किसी को भी अपना पुत्र मान लेता है, कोई अपना बेटा, और ये सब सिर्फ राजनीति में होता है, क्योंकि ऐसे कोई किसी को अपना पुत्र नहीं मानता है। सब बोलते हैं ना कि हम अपने बेटे से ज़्यादा मानते हैं, ये सब होता है सिर्फ चुनाव के समय में। कोई जैसे कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कोई बोल दिया कि फलाने हमारे लड़के हैं, ठीक। तो इससे इनको फ़ायदा होगा कि जो उनके समर्थन में भी हैं वो भी इनको वोट देंगे और ये जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। अब उसके बाद जो इनके, जब ये चले गए लंदन पढ़ने गए थे, कब गए थे? तो वो गए थे 1883 में। कहाँ गए थे? लंदन गए थे, पढ़ने के लिए लंदन गए थे। जैसे गाना नहीं है कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो ये लंदन गए थे पढ़ने के लिए, रंगून नहीं गए थे, लंदन गए थे। 1883 में गए थे, ठीक। अब इसके बाद जब इन्होंने लंदन गए तो वहीं पे एक केस सॉल्व करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये लंदन है, तो दक्षिण की साइड में, यहाँ पर मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा कि दक्षिण की साइड में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है। तो वहाँ एक इनको केस मिला था, तो वही सॉल्व करने गए थे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गए थे और इन्होंने पहला आंदोलन भी अपना वहीं पे किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो हम इसे चंपारण सत्याग्रह ना करके इसको कहेंगे दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन। जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था वो गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन था। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहला आंदोलन गांधी जी ने कब किया, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने नील के कानून को भंग किया था, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। एक आश्रम था, जैसे साबरमती आश्रम है वैसे फिनिक्स फॉर्म भी इनका एक आश्रम था, जिसका उद्घाटन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। अब तीसरी बात याद रखने वाली है जो, वो है कि यहाँ पे इनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको इन्होंने राजनीतिक गुरु मान लिया। गुरु माना राजनीतिक। अब वो अ आ इ ई पढ़ाने वाला गुरु नहीं माना, ABCD पढ़ाने वाला गुरु नहीं माना, राजनीतिक गुरु, कि मतलब राजनीति के बारे में दांव पेच सिखाएं कि कैसे क्या करना है। क्योंकि ये
तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको राजनीति के बारे में उतना अच्छे से मालूम नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। ये उनको दक्षिण अफ्रीका में ही मिले थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और क्वेश्चन पूछता है कि अगर गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आंसर लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कभी कभी खलासी चपरासी के एग्जाम में पूछ भी देता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इन्हें बताया कि अगर राजनीति करना है तो पहले जो बड़े बड़े राजनीति वाले हैं, बड़े बड़े नेता हैं, या फिर बड़े बड़े जिसको राजनीति के बारे में जानकारी है, वो उनकी किताबें पढ़ें, तो उससे कुछ दांव पेच मिलेगा जिससे उनको आसानी होगी। तो बोले कि ठीक है, गांधी जी बोले गोखले से कि ठीक है साहब, जो देना दे दीजिए, वही पढ़ लेंगे। तब जो गांधी जी को गोखले ने किताब दी, जिसका जो लिखा था रस्किन ने एक रस्किन की किताब दी। बोले कि एक पढ़ लिया पूरा पहले, ठीक। उसके बाद फिर जब बोले कि एक और किताब लीजिए, टॉल्स्टॉय की किताब थी, दूसरी किताब थी दो कहे लिखा रहा है यार, टाई की किताब थी, ठीक। तब ये पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते इनको रस्किन की किताब से एक सीख मिली। वो थी भूख हड़ताल की सीख, कि अगर जैसे कोई काम नहीं हो रहा है तो भूख हड़ताल कर देना, ठीक। और ये दूसरे वाले से मिली आंदोलन की सीख, कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आंदोलन कर देना। भूख हड़ताल बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब करते हैं, बचपन में बच्चे भी करते हैं कि हमारा ये खिलौना नहीं लाएंगे ना, हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे, घर का खाना वाना छोड़ देंगे। तो जैसे कि अभी iPhone 14 निकला है, बच्चे उसके लिए भी भूख हड़ताल किए हुए हैं। अब दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन अगर हम बैठ जाएं कि मम्मी हमको भी iPhone 14 चाहिए, तो बोलेंगे अच्छा बेटा कितने का है, तो हम बोलेंगे वही कुछ ज़्यादा नहीं, 1,90,000 रुपये का है। तो बोलेगी बेटा तुम भूख हड़ताल पे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भूख हड़ताल पे रहो, इतना पैसा में यहाँ दे गांव में 2 कट्ठा ज़मीन खरीद लेंगे, और गांव में भौकाल बनेगा वो अलग से। तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल पे रहो, खाना बचेगा। और टॉल्स्टॉय की किताब से इनको मिली कि आंदोलन करना, मतलब कि अगर कोई काम जैसे आपका नहीं हो रहा तो आंदोलन करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, तो उससे शायद आपका काम हो जाए। मतलब 500 पन्ने की बुक पढ़ने के बाद इनको सिर्फ 2 चीज़ें मिली, पहला मिल गया भूख हड़ताल और दूसरा मिल गया आंदोलन, ठीक। तो आए गोपाल कृष्ण गोखले से, तो बोले कि महाराज जो उनकी तबियत आप दिए थे वो हम पढ़ लिए। तो बोले कि ठीक है, तो कुछ सीखने को मिला? तो बोल रहा हाँ, जो रस्किनवा की किताब थी उससे पता चला कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए, ठीक। और वही टॉल्स्टॉय की एक किताब जो दिए थे उससे पता चला कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आंदोलन पे बैठ जाओ, कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो अलग बात है कि कभी कभी आंदोलन में बैठेंगे तो लता जाएंगे। तो अभी इतना इसको मिटा देगा कि भर गया बड़वा ना, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद ये 9 जनवरी 1915 1915 में ये लंदन पढ़ने जो गए थे ना, तो ये कहाँ आ गए? भारत में लौटे। कौन? भारत लौटे, ठीक। और उनको ये बात याद थी कि हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, बोले कि 1 साल तक कोई खांच नहीं करना है, एकदम लंठाई नहीं, बस जाना है, अपना घर द्वार बनवाना है और फर्स्ट क्लास वहीं रहना है। तो सन 1916 में 1916 में इन्होंने क्या एक आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की। किस आश्रम की? साबरमती आश्रम। ये है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में एक आश्रम है इनका, साबरमती आश्रम। और इस आश्रम के लिए कुछ डोनेशन दिया था अंबालाल साराभाई ने, अंबालाल साराभाई ने कुछ पैसा, जैसे कि होता है ना कि कुछ बनवा रहा है तो चंदा इकट्ठा करते हैं, तो इसे अंबालाल साराभाई ने भी इनको डोनेशन दिया था आश्रम बनाने के लिए। तो 1916 में इन्होंने एक आश्रम बनवाया जिसका नाम था साबरमती आश्रम। 1916 में फिर ये लखनऊ के अधिवेशन में गए थे। एक लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था 1916 में,
तो वहाँ पे ही गए थे, भाग लिए थे, ठीक। और उसके बाद वहीं पे इनको एक ठो बिहारी मिला, बिहार का था, राजकुमार शुक्ला नाम था, वो बुढ़वे था, ठीक। वहाँ पे इनसे एक बिहारी मिला, बोला कि महाराज ऐसा है कि हम लोग किसानी करते हैं, ठीक। और ये सब अंग्रेज जो है ना, हम लोग से ज़बरदस्ती नील बोआते हैं, कुछ आप पढ़ लिख के आए वहाँ से लंदन से, कुछ करिए कि ऐसा ना हो, कि बहुत नुकसान हो जाता है हम लोग का। तो बोले कि देखो भाई, राजकुमार शुक्ला मिले थे इनसे, शुक्ला लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। और मिले तो बोले कि देखो भाई, अभी हमारे जो गुरु हैं, जिनके हम चेला हैं, वो हमसे बोले हैं कि 1 साल तक कोई लंठई नहीं करना है भारत में, ठीक। तो ऐसा करना कि भाई हमारा नंबरवा ले लो, हमको 1917 में फ़ोन करना, आज से 1 साल बाद तो हमको फ़ोन करना, और हम आएंगे, फिर वहाँ पे कुछ देखेंगे कि क्या तुम्हारा सीन है, फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो फिर धीरे धीरे 1 साल बीता, तो फिर सन 1917 में, 1917 में ये बिहार के चंपारण जिले में, एक चंपारण जिला है बिहार का, पिक्चर भी बना है, जिला चंपारण खेसारी लाल का, ठीक। तो चंपारण में राजकुमार शुक्ला फोन किए थे उनको कि यही चंपारण में रहते हैं हम, यहीं पे आइए, यहीं पे सब नौटंकी किए पड़े हैं अंग्रेज लोग। तो ये अंग्रेज लोग करते क्या थे कि यहाँ पे इन्होंने तिनकटिया पद्धति को खत्म कर दिया। तिनकटिया पद्धति, जैसे किसी का 20 बीघा खेत है तो उसका 3 बीघा में उसको क्या बोना पड़ता था, नील बोना पड़ता था। और नील की सबसे बड़ी खराबी होती है कि अगर जहाँ पे भी बो दिया जाए तो वहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं उगेगा, मोटका चौरो नहीं उगेगा, इतना बंजर हो जाती थी। तब यही राजकुमार शुक्ला बताएं कि गांधी जी देखिए ऐसे ऐसे करते हैं सब अंग्रेज लोग, जबरदस्ती बुवाते हैं जमींदारों से कह के। तो फिर बोले कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह, जो भारत का सबसे पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया, ठीक। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह करने के बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह किया, यूं जीत गए, ठीक। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के बाद सन 1918 में ही एक और आंदोलन कर दिए, जिसे अहमदाबाद मील मजदूर के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद मील मजदूर के नाम से एक जो उनका एक और सत्याग्रह हुआ, वो अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद मील मजदूर के नाम से, और इसको भी वो जीत गए। उसके बाद सन 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिए। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें सिर्फ शक के आधार पर अंग्रेज किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, कि अगर उसके ऊपर शक भी हो जाता था कि ये आतंकवादी है, मतलब कि अगर कोनो दिवाली का वो बंदूकियों लेके घूमता ना, तो वह को गिरफ्तार कर लेते, समझ जाते कि ये आतंकवादी है। तो रॉलेट एक्ट जो था, तो ये मतलब ये काला कानून, जो गांधी जी इसको काला कानून माने, कि बोले कि ये कानून सही नहीं है, किसी को शक के आधार पर नहीं गिरफ्तार किया जा सकता जब तक उसका कोई सबूत ना हो, ठीक। तो इसी पर उनको गुस्सा लगा, और इसके विरोध में वो जब प्रदर्शन कर रहे थे तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए इसका प्रदर्शन करने के लिए। तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 में एक कांड हो गया, एक घटना घट गई, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। उसमें निहत्थों पर गोलियां चला दी गई, बहुत से लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए थे, और कुछ लोग गोली से मर गए, और कुछ लोग वहाँ पे एक कुआं था, कुआं में जो जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए, और तैरना नहीं आता था, कुआं में जाने के बाद भी वो मर गए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने अपनी एक केसरी हिंद की उपाधि थी, जो एक पुरस्कार होता है, वो मिला था अंग्रेजों से गांधी जी को, वो पुरस्कार उन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया। बोला कि तुम लोगों ने निहत्थों पर गोलियां चलाई है, जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मारा है, हम ये अपना जो पुरस्कार है हम तुम्हें वापस करते हैं, हमें ये उपाधि नहीं चाहिए। आज के समय में अगर किसी को कक्षा 3 में भी अगर कोई प्लेट उलेट मिला रहेगा ना, तो उसको सब बचा के रखे रहेंगे, कि अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखो जब हम 50 मीटर की दौड़ में पीटी उषा बने थे ना, तब हमको यही पुरस्कार मिला था। वैसे ऐसे तो लोग हैं अभी।
ठीक, तो जलियांवाला बाग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये क्या कहते हैं 1920 में 1920 में अब सोचे कि यार सब हम जीत ही रहे हैं धीरे धीरे, अब जो है कि अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये सब छोटा छोटा रॉलेट एक्ट ये सब तो जीत ही गए, अब सोचते हैं कुछ बड़ा करते हैं। क्योंकि गांधी जी में एटीट्यूड आ गया था, अहंकार, तो उनको लगा कि ये सब जीती गए, अब ऐसा करते हैं कि एक और आंदोलन शुरू कर देते हैं, असहयोग आंदोलन, जिसमें हम लोग उसका क्या कहते हैं अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो यहीं पे गांधी जी से गलती हो गई, क्योंकि गांधी जी में अहंकार आ गया था, और अहंकार बहुत बुरी चीज़ होती है कि अहंकार से आदमी एकदम बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही एक कांड हुआ था उसमें क्या कहते हैं महाभारत में, महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन को अपने शक्तियों के ऊपर अहंकार आ गया था। उनको लगने लगा था कि इतना बड़ा हम क्या कहते हैं कि युद्ध जीत गए, अब हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तब फिर कृष्ण जी को तो पता चल गया कि अर्जुन जो हैं अकड़ रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो अर्जुन को फ़ोन किया कृष्ण जी की, कृष्ण जी अर्जुन को फ़ोन किया और बोले कि एक काम रहा अर्जुन। तो फिर अर्जुन बोले हाँ बोलिए महाराज क्या काम था। तो बोले कि कुछ नहीं, ऐसा है कि जो है द्वारिका है अब डूबने वाली है, ठीक, तो ये सब जो गोपियाँ हैं यहाँ की इनको ले जाइए इंद्रप्रस्थ छोड़ आइए। तो बोले कि अच्छा बस इतना काम, बैठा ही फॉर्चूनर में, अभी तो छोड़ के आ रहे हैं इनको। ठीक, तो बोले कि गढ़ रहा है वो अर्जुन। तो बोले कि कहा है गढ़ का रहा है, इसमें छोड़ना ही है ना। तो बोले कि पहले बतवा तो सुनो। तो बोले बोलिए। तो जब जाओगे रास्ते में ना तो वहाँ पे भील लोग रहते हैं, एक भील जनजाति होती है, जो वो होते नहीं है पिक्चर में दिखाता है झिंगा लाला हु झिंगा लाला हु, वैसे ही भील लोग एक जनजाति होती है, भील भारत की ही एक जनजाति है, ठीक, तो उन लोग से सावधान रहना। तो बोल रहा मर्द देख नहीं रहे इतना बड़ा हम युद्ध जीत गए हैं महाभारत का, और ये क्या कहते हैं ये सब भील मेरा क्या कर लेंगे। ऐसा है कि बैठाइए फॉर्चूनर में, और तब तक आप भी वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, हम आ रहे हैं। ठीक, तो बोले ठीक है। तो फिर वो बैठाएं, जितना अपने चेला चपाटी थे, तो अर्जुन बोले कि इन लोग बैठाओ गोपियों को, बैठाएं फॉर्चूनर में और निकल लिए, लॉन्ग ड्राइव पे चल, गाना बजाते निकल लिए। तो उसके बाद जब गए रास्ते में तो वहीं भील मिल गए, और हरियर हरियर बाँस था उन्होंने पास, और बल भर मारे अर्जुन को। तो फिर इसी में तुलसीदास जी कहे हैं ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, और भीलन ले गए गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देता है। अगर जैसे कि अगर आपके पास आज कुछ नहीं है और अचानक से आपके पास फॉर्चूनर आ जाती है, तो भी आप अपने दोस्त से वैसे ही बात कीजिएगा जैसे कि आपके पास कुछ नहीं था तब करते थे। क्योंकि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना ही, और राई को पर्वत करे पर्वत को राई। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो 1920 को में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि जैसे कि जो अंग्रेजों का हम लोग भारतीय लोग कोई सहयोग न करें, कि जो नाई है अंग्रेज़ों का बाल ना काटे, और जो मोची है अंग्रेज़ों का जूता ना सिले, कोई दर्जी है तो अंग्रेज़ों का कपड़ा ना सिले। तो इससे गांधी जी ने उनको एहसास दिलाया कि 1920 चल रहा है, 21 तक हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, मतलब 1 साल में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो सब बोलेंगे ठीक है अच्छी बात है, कम से कम गांधी जी 21 तक बोल रहे हैं, तो अगर 21 तक नहीं भी हुआ किसी कारणवश तो 1922 तक में तो आराम से आज़ाद हो जाएंगे। तब सब शुरू कर दिए, ठीक, तो फिर सभी सब आंदोलन में सब उनका साथ देने लगे, ठीक। तो फिर 1 साल बीता तो कुछ असर पड़ नहीं रहा था, अंग्रेजों को कोई असर नहीं पड़ रहा था, मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो फिर गांधी जी को पता चल गया कि लग रहा है यहाँ इधर सफल हो नहीं पाएगा, क्योंकि अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो गांधी जी सोचे ना कि अब ऐसा करते हैं असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। लेकिन अब आंदोलन शुरू किए हैं, इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब डायरेक्ट तो वापस ले नहीं सकते। तो वो एक बहाना खोज रहे थे कि कुछ हो जाए कि ऐसा कि वापस ले लें तो लोग भी हमको ना बोले। तो जैसे बिहार में एक कहावत है ना कि रोए के रानी तले अखिए खुदागल, तो ऐसा ही वो सोच रहे थे कि कोई बहाना मिल जाए, ठीक। तो उनको बहाना खोज रहे थे, तभी एक 5 फरवरी को 5 फरवरी 1922 में एक कांड हो गया, जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा एक स्थान है जो कि गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, चौरी चौरा।
ये सब हड़ताल किए हुए थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन के तहत सब हड़ताल किए हुए थे। वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो सब आंदोलन के लिए हड़ताल किए हुए थे और तब पुलिस थे सब, वो सब लाठी चार्ज कर दिए, मारने लगे लाठी हिंदुस्तानियों को। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो पुलिस के ऊपर भारी पड़ गई। पुलिस को दौड़ाई और एकदम दौड़ाते दौड़ाते ले गई थाने तक दौड़ाई, ठीक। तो ये सब जो हम पुलिसवन थे 22-23 थे और वो क्या कहते हैं घुस गए अंदर वो जेल में और अपने आप को अंदर से ताला लगा दिए, ठीक। तब फिर वो जितने लोग वहाँ पे थे सब बाहर से भी ताला लगा दिए। तो सब बोले कि अंग्रेजों कि कहे के लिए तुम लोग अब वो बाहर से क्या ताला लगा रहे हो, हम तो ऑलरेडी अंदर से बंद हैं। तब ये अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि सब ताला काहे लगाए हैं, ठीक। तो फिर जब एक ठो गया भारतीय ले आया मट्टी का तेल और छिड़क दिया एकदम पूरा, इसे इसे लेके फेंक दिया पूरा उसमें क्या कहते हैं जेल में, ठीक। तब उसके बाद और जो माचिस था माचिस लगा के बार दिया आग। और 1922 में 23 पुलिसकर्मी को मार दिए उन्होंने। भारतीय लोग 23 पुलिसकर्मियों को मार दिए। तो इसमें हत्याकांड हो गया। तो फिर उनको बहाना भी था, चाह रहा था कि असहयोग आंदोलन रोका जाए, तो उसी में बहाना मिल गया उनको कि देखिए अरे गजब, ये चौरी चौरा कांड हो गया। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वो डायरेक्ट बोल दिए कि हम देखिए हिंसा के खिलाफ हैं, हम कोई भी हिंसा नहीं चाहते हैं, जो काम होगा आराम से होगा, ठीक। तो 12 फरवरी को जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, ठीक। तो उसके बाद फिर कुछ दिन चला, लेकिन वो सब अंग्रेज जानते थे कि अभी बुढ़वा को उठा लेंगे ना तो फिर ये दिक्कत करेगा। तब कुछ दिन ये लोग वेट किए और उसके बाद जो फिर ये सब एक आध महीना बीता तो ये सब जो लोग थे भारत के गांधी को गरियाने लगे कि असहयोग आंदोलन का है वापस ले लिए, ठीक। तो वो भी क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू भी बोले कि बताइए अगर जैसे कि कोई जब वहाँ पे चौरी चौरा में सिर्फ हत्याकांड हुआ है तो ऐसा करिए आप चौरी चौरा का असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, पूरे देश का काहे ले रहे हैं। अब सही बात भी है, जैसे कि अगर किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया, आपके घर में 4 लोग हैं, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको बाइक ना देना, अब चारों को बंद कर देंगे बाइक देना, तो ये सही नहीं ना है। तो सोचे कि क्या कहते हैं कि केवल सिर्फ गोरखपुर का है तो चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन बंद कर दे। लेकिन गांधी जी तो समझ गए थे कि असहयोग आंदोलन करने से भी कोई फायदा है नहीं, कि वो जो अंग्रेज लोग हैं उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बोले कि नहीं हम असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं। तो 12 फरवरी 1922 को साइन कर दिए कि हम असहयोग आंदोलन अपना वापस ले रहे हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जो लोग गांधी जी के साथ थे, समर्थन में खड़े थे, वो गांधी जी के विरोध में चले आए। अब जब जैसे कि गांधी जी कभी निकले बाहर घूमने तो बोले कि देखो नीच कर्म जल्ला जा रहा है, ये आंदोलन वापस ले लिया। जब अपने चालू किया और अपने वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी समझ चुके थे कि अंग्रेज यहाँ पर हमसे अपना जूता सिलवाने और कपड़ा सिलवाने तो आए नहीं हैं, यहाँ से गन्ना लेने आए हैं, कपास लेने आए हैं, और यहाँ का जो सोना होना है, भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, ठीक। तो ये सब लेने आए हैं, ये सब हमसे सर दबाने तो आए नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भारत माँ को कहेंगे कि जब हम लोग बोएं तब गन्ना निकलिए। हम लोग ऐसा ही असहयोग आंदोलन किए, जब हम लोग बोएं तब निकलिए, और जब ये क्या कहते हैं अंग्रेज लोग निकालें तब ना निकलिए। तो वो वापस ले लिए। आंदोलन वापस लेने के बाद सब इनको गरियाने लगे। तब फिर समझे ये सब अंग्रेज लोग समझ गए कि अभी सब इसको गरिया रहे हैं, अब इसको उठा लो। तो 10 मार्च को अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। एक महीने बाद 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को, ठीक। तो ले गए, वो बंद कर दिए थाने में और सुना दिए 6 साल की सज़ा। गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुना दिए। तब गांधी जी चले गए वहाँ पे। तो फिर गांधी जी होशियार, अब वो जब गए ना तो वहाँ पे बहाना करने लगे। जैसे जेलवा के अंदर गए तो बहाना करने लगे, और सबसे बढ़िया बहाना होता है पेट दर्द का बहाना या फिर तबीयत खराब का बहाना, ठीक। तो वहाँ पे जैसे कि किसी लड़के को भी अगर स्कूल नहीं जाना रहेगा ना तो रतिये से अपना पेट दर्द का बहाना शुरू कर देगा, और जैसे उसका स्कूल का टाइम खत्म होगा सवेरे का तो उसका पेट वोट दर्द और सब सही हो जाता है, ठीक। तो वहीं पे जाके थनवा में करने लगे बहाना कि और हमारा पेट दर्द कर रहा है हमारा वो। तो वो सब सोचे कि यार ये अंग्रेज लोग सोचें कि बुढ़वा ये बहाना तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर जब 5-6 दिन हुआ, 10 दिन 20 दिन बीता, खाना वाना ना खाए, 3-3 दिन 4-4 दिन, तो फिर सोचे कि लग रहा बुढ़वा मरने वाला है। अब ऐसा करो इसको छोड़ छाड़ देते हैं, नहीं तो अगर ये बुढ़वा अगर यहाँ जेल में मर गया ना तब ये सब सोचेंगे कि आए रे सब गंधिया को मार दिया अंग्रेजों ने मिलके, और सब तुरंते आ जाएंगे हम लोग को मारने। तो ऐसा करते हैं कि इसको
छोड़ देते हैं। ठीक, तो फिर कुछ दिन बीता तो उसके बाद गांधी जी को बोरिया वोरिया में भर के ले जाके बाहर फेंक दिए सब। ठीक, और जैसे गांधी जी को बाहर छोड़ के सब लौटने लगे तैसे गांधी जी तुरंत वहाँ से उठे और भाग के चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में जाने के बाद 1924 में एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, उसमें भाग ले लिया और जाके बन गए वहाँ के अध्यक्ष। तब फिर वो अध्यक्ष बनने के बाद तो वो सोचे ना कि अब ऐसा करते हैं कि अभी हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन हम समाज का सेवा कर लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि अभी वहाँ से छूट के आए हैं और डायरेक्ट आंदोलन करने लगेंगे तो सब अंग्रेजों समझ जाएंगे कि बहाना कर रहा था जेलवा में ना, इसको तबीयत खराब नहीं था, कि खाली बहाना कर रहा था छोड़ने के लिए। ठीक, तो ऐसा करते हैं हम कुछ दिन तक समाज की मदद करते हैं। ठीक, तो उस समय एक बीमारी फैली थी, प्लेग नाम की बीमारी, जो कि जैसे अभी कोरोना फैला था तो प्लेग नाम की बीमारी थी, जो कि कोरोना से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। तो उस समय भी गांधी जी क्या कहते हैं उसका, जो उनसे बीमार मनुष्य लोग थे, जितने भी लोग थे यहाँ के भारत के, उनके घाव को बिना मास्क लगाए अपने हाथों से साफ करते थे, जो कि इतना मतलब अमीर थे उस समय कि 1883 ईस्वी में जब यहाँ पे लोग कोई बाहर जाने के बारे में सोचता भी नहीं था, और अभी भी कोई लंदन जाने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि इतनी महंगाई है, उस समय भी गांधी जी वहाँ गए थे, पढ़ने के लिए गए थे। ठीक, और उसके बाद वो मनुष्य फिर भी लोगों का घाव साफ करता था और बिना मास्क वोक्स लगाए, इतने भयानक बीमारी में भी। सोचिए वो कितने महान होंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी गांधी जी को गलत कहते हैं कि गांधी जी सही नहीं थे, गांधी जी वो अमीर थे इसलिए वो दलितों के विरोधी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गांधी जी दलित विरोधी बिल्कुल नहीं थे। और ये मज़े की बात तो यह है कि जो लोग गांधी जी को गलत कहते हैं वो वही लोग होते हैं जो नाथूराम गोडसे को सही कहते हैं। तो नाथूराम गोडसे को आप गांधी जी को गलत कहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि गांधी जी गलत किए थे, भगत सिंह का फांसी नहीं रुकवा पाए, क्योंकि अगर गांधी जी पूरा अफोर्ड किए होते तो भगत सिंह का जो फांसी मिलने वाला था वो रुक जाता। लेकिन गांधी जी पूरा अफोर्ड नहीं किए थे, मतलब आधा ही दिमाग लगाएं कि फांसी रुकवाएं, लेकिन वो रुक नहीं पाया। यहाँ पर आप अगर गांधी जी को गलत कहते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो नाथूराम गोडसे हैं इनको सही किस हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सिर्फ गांधी जी को मारने के अलावा इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनका इतिहास में कोई नाम हो। जो अगर मान लीजिए कि जो नाथूराम गोडसे हैं उनको अपने देश से इतना ही प्रेम था तो वो अंग्रेजों को क्यों नहीं मारे। कोई भी ऐसा किताब नहीं है जिसमें लिखा हो कि नाथूराम गोडसे एक भी अंग्रेजों को एक झापड़ भी मारे हों, क्योंकि जो नाथूराम गोडसे थे वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को मार के ही वायरल हुए हैं, उसके सिवाय उन्होंने उनका इतिहास में और कोई योगदान नहीं है। नाथूराम गोडसे अपने आप को इतना ही देश प्रेमी समझते थे तो अंग्रेजों को चाहते तो वो मार देते, क्योंकि उनके पास बंदूक था, गोली था, और जानते हैं कि मारने के बाद फांसी चढ़ना ही है। तो 6-7 ठो अंग्रेजों को मार दिए होते तो हम लोग उनके बारे में ऐसे भी पढ़ते। अच्छा आप ही सोचिए कि अगर उन्होंने गांधी जी को नहीं मारा होता तो क्या आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करते? नाथूराम गोडसे कोई उनको नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। गांधी जी दलित विरोधी नहीं थे, उनका धर्म था सिर्फ और सिर्फ अहिंसा, और वो अहिंसा आज भी हमारे भारत में है। क्योंकि कोई सुरती बनाता हुआ भी जाके बोल देता है कि क्या कहते हैं गांधी जी गलत थे, गांधी जी चोर थे, और भारत में रहकर गांधी जी की बुराई करते हैं, क्योंकि गांधी जी का नोट पे फोटो भी है और उसका बुराई करते हैं लोग और उनको कोई कुछ नहीं करता है। अगर यही आप जाके क्या कहते हैं पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का बुराई कीजिए तो देखिए कटवा के सब सिंधु नदी में फेंकवा देंगे। और अहिंसा के कारण ही आज कोई भी पनवाड़ी की दुकान पे भी बैठ के गांधी जी के बारे में बुराई करेगा और गांधी जी को गरियाएगा उनके देश में रह कर भी। तो ये सब जो गांधी जी का ही देन है, अहिंसा का। गांधी जी के अहिंसा के कारण ही ये सब संभव है। तो ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको इतना मिटा देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे कि गांधी जी को जो गोडसे मारे थे वो कारण क्या था। वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब वो पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो गांधी जी थे वो पाकिस्तान का जो राजस्व इकट्ठा हुआ था जनवरी से लेके अगस्त तक का, जनवरी से अगस्त तक का जो राजस्व इकट्ठा हुआ था वो कुछ लगभग 5-7 करोड़ रुपए था। तो 5-7 करोड़ था, तो ये जो गांधी जी ने कहा कि जो जमीन दिए हैं उसके बाद ये क्या कहते हैं तुम अब लोग अपना ये पैसा भी ले जाओ, ठीक ना। तो ये सब मांग भी रहे थे पाकिस्तानी कि हमको जो मेरा ये राजस्व इकट्ठा हुआ है वो उतना हमको दे दीजिए। तो गांधी जी बोले कि ठीक है ले जाओ। तो
इसी पे उनको लगा, जो गोडसे जी थे उनको लगा कि गांधी जी पाकिस्तानियों का सहयोग कर रहे हैं, ठीक, और भारतीयों का छोड़ के पाकिस्तानियों का सहयोग कर रहे हैं। तो कानूनन तौर पे भी अगर देखा जाए तो जमीन जिसका है उसका ही पैसा तो उसका ही होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप किसी को अभी अपना जमीन बेचे, ठीक ना, 2 बीघा खेत है आप बेच दिए, ठीक, और उसके बाद वो जिसको बेचे हैं वो अपना न्यू जोड़वाया, ईटा उटा लगवाया, मतलब घर बनाने लगा, ठीक, और उसके बाद फिर वो एक दिन क्या कहते हैं कि उसमें बोरिंग कराया, ठीक, तब बोरिंग में जब उसमें से पानी निकला तो अब उसके आप घर गए कि भैया आप हमसे ज़मीन की बात किए थे, ज़मीन आप खरीदे थे, अभी जो बोरिंग करवाए हैं इससे पानी निकल रहा है, धरती के अंदर का चीज़ है, ठीक, तो ये हम आपको नहीं लेने देंगे, अगर आपको ये लेना है तो इसके लिए आपको हमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो क्या कहेगा, पहले तो बोलेगा, तो पहले तो आपसे बातें नहीं करेगा, तो बात से नहीं डायरेक्ट लात से बात करेगा कि जब अगर हम ज़मीन आप बेच दिए हैं तो उसके अंदर का जो चीज़ है वो चाहे वो पानी हो चाहे सोना, वो सब कुछ उसी का होगा। तो कानूनन तौर पे देखा जाए तो वो पैसा भी जो था 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी रुपया हो, वो तो हुआ तो पाकिस्तान का ही, और वही गांधी जी उनको दे दिए। तो गोडसे देश प्रेम में, जिसको देश से बिल्कुल प्रेम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने गांधी जी को मार दिया। अरे 5-7 करोड़ होता है क्या, उतना तो आजकल के यहाँ मुखिया घोटाला करके बैठ जाते हैं, 5 करोड़ रुपए। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको मिटा दें। तो 6 साल से गांधी जी कुछ किए नहीं थे, 24 से लेकर 30 तक, तो 30 तक वो क्या कहते हैं 1930 में सोचिए कि अब चलते हैं, हो गया बहुत दिन से बैठे थे, अब चलते हैं कि आंदोलन एक आध दूसरे शुरू करते हैं। तो सोचिए कि अब इतना दिन तक शांति से बैठे हैं, अब अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो सब सोचेंगे कि गांधी अब ठंडा आ गए। तो 12 मार्च RCH 1930 12 मार्च 1930 में उन्होंने एक और क्या कहते हैं आंदोलन के लिए शुरुआत किया, जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च। दांडी आंदोलन मार्च में शुरू हुआ, इसके कारण इसका नाम दांडी मार्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो ये शुरू हुआ था वो हुआ था क्या कहते हैं, उनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। इनका प्लान ये था कि हम लोग क्या कहते हैं दांडी जाएंगे, जो साबरमती आश्रम से नीचे की तरफ है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए साबरमती आश्रम यहाँ है तो दांडी यहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग पैदल जाएंगे और वहाँ पे खुद नमक बनाएंगे अपना और बेचेंगे, क्योंकि जो अंग्रेज नमक बनाते थे उस पर टैक्स ज़्यादा लेते थे। और नमक जैसे एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि उसको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन वो भारतीयों को नमक बनाने नहीं देते थे और जो अपना नमक बनाते थे उस पर टैक्स लेते थे। तो गांधी जी बोले कि ऐसा है कि अब चलते हैं नमक कानून को भंग किया जाए। जो नमक कानून है इनका, ये भी कानून सही नहीं है, क्योंकि अब बोले कि हम अपना नमक बनाएंगे, ठीक। तो वहीं से शुरू किए, 12 मार्च को ये चलना शुरू किए पैदल। सोचे कि और लोग को, कुछ लोग को बुला लेते हैं और यहाँ से पैदल निकलते हैं और चलते हैं दांडी, और वहीं पे हम अपना नमक बनाएंगे आंदोलन के साथ। तो यहाँ से जब ये निकले थे ना, तो उनके साथ सिर्फ थे 78 लोग, सिर्फ 78 लोगों के साथ ये दांडी मार्च शुरू किया। और पहुंचे थे वो लोग 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पे नमक कानून भंग कर दिया, ठीक। तो नमक कानून भंग करने के बाद जब यहाँ पर पहुंचे ना, तो उस समय 78 लोग थे और यहाँ जब पहुंचे तो 20,000 लोग थे, 20,000, ठीक, 20,000 लोग हो गए। तब गांधी जी को लगा कि यार हम लोग तो शुरू किए थे तो 78 लोग थे, इतना ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब ये लोग आइबे किए हैं तो इन लोग से एक और काम करवा लेते हैं, ठीक। तो उसी दिन जैसे 6 अप्रैल को ये नमक कानून भंग किए, तो उसके बाद जस्ट उसी दिन 6 अप्रैल को ही उन्होंने एक और आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह था कि हम कोई भी चीज आप करेंगे तो जो अंग्रेज कुछ भी करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, वो भी विनती के साथ। जैसे कि अगर अंग्रेज बोल रहे हैं ना कि आप लोग नमक मत बनाइए, नमक पे आप लोग हमको टैक्स दीजिए, तो बोलेंगे ऐसा है चाचा, हम देखिए नमक बनाएंगे, और वो भी आपका विरोध करते हुए। तो मतलब कि अगर आप जैसे आप कुछ भी बोलेंगे कि आप स्कूल मत खोलिए तो हम स्कूल खोल देंगे, अब बोलेंगे कि आप बच्चों को मत पढ़ाइए तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक। तो मतलब सविनय अवज्ञा का मतलब है कि आपका विरोध करेंगे, वो भी विनती के साथ,
क्योंकि वो पहले ही बात है कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हमेशा अहिंसा को मानने वाले थे। तो जैसे ही यहाँ ये ख़त्म किए, नमक कानून भंग किए, तो 6 अप्रैल को एक और आंदोलन शुरू कर दिए जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1930 के समय में ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। प्रथम गोल मेज सम्मेलन ये होता है जैसे कि सबको एक तो गोला सा मेज रहेगा, उसमें दुनिया भर का नेता प्रेता लोग बैठे रहेंगे। उससे फायदा ये होता है कि जो सबका मुंह आमने सामने रहता है। तो गोल मेज सम्मेलन शुरू किया और ये लंदन में रखा गया था। और जो उस समय लंदन में जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ऐसा तो नाम ये लोग रखे हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उस समय लंदन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, तो उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे एक वायसराय होता है, जो जैसे कि आईएफएस होते हैं उसी तरह एक वायसराय हुआ करते थे पहले। मतलब कि उनका जो जैसे कि यहाँ के लंदन की जो है उन जो फ़ोन ऑन करें तो वहाँ का जैसे कि भारत में कुछ काम वाम हो तो ये सब हेड रहते थे भारत में। मतलब लंदन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका हेड रहता था भारत में। उस समय वायसराय जो थे वो इरविन थे। ठीक, उसका नाम पूरा लॉर्ड इरविन था, लेकिन उनको लॉर्ड कहने लायक नहीं, क्योंकि लॉर्ड भगवान को कहा जाता, तो वो ऐसा कोई कमोय नहीं किया था कि उसको लॉर्ड कहा जाए, तो हम डायरेक्ट उसका नाम लग दे रहे हैं इरविन। ठीक, तो इरविन थे। तो ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है फ़ोन किए इरविन से कि ऐसा है कि हम पहला वो रखे हैं, गोल में सम्मेलन रखे हैं और वो गांधी को बोल दो कि पहुंच जाए वहाँ पे। ठीक, तो ये आया डायरेक्ट, इरविनवा आया, बोल रहा ठीक है हम जा रहे हैं तुरंत, अभी गांधी जी को बोल रहा हूँ गज पहुँचेंगे। तो आया, बोला गांधी जी ऐसा है कि वो हमको फ़ोन किए हैं, वो मैकडोनाल्ड फ़ोन किए हैं कि वहाँ पे एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे जाना है आपको, और खाना पीना की व्यवस्था है, कोई दिक्कत है नहीं, आपको बस जाना है, आपको बुलाए हैं। ठीक, तो बोला कि ऐसा है कि देखिए हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, अगर जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। तो गांधी जी भी एटीट्यूड वाले और वो भी एटीट्यूड वाला। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको, मेरा काम था बोलना और देखते हैं कि आप कैसे नहीं वहाँ प्रकट होते हैं। ठीक, तो जो मज़ा आया कि 1930 में जो प्रथम गोल में सम्मेलन था वहाँ गांधी जी गए नहीं किए, भीमराव अंबेडकर गए थे लेकिन गांधी जी नहीं गए थे। तब फिर बोले कि यार तुम, ये रैमजे मैकडोनाल्ड फ़ोन किया उससे कि इरविन जी गांधी जी काहे नहीं आए, तो बोला कि हम तो गांधी को बोले थे, गया नहीं कहा। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो तो नहीं आए। तो उनका भयानक बेइज्जती हो गया, क्योंकि अब जो सजाए हो जाए थे, एकदम बढ़िया खाना पीना व्यवस्था कराए थे गांधी जी के लिए, और गांधी जी नहीं आए। तब उनको लगा कि गांधी जी नहीं आए, तब उनका जो है भयानक बेइज्जती हुआ एकदम। वहाँ पे सब आए और गांधी जी नहीं आए, जो कि वो मेन लीडर थे, कांग्रेस के नेता थे उस समय के। ठीक, तो नहीं आए। तो इसको फ़ोन किया वो रैमजे मैकडोनाल्ड इरविनवा को, और बहुत गरियाया कि बताओ तुमको जो एक तो काम दिए थे एक तो काम नहीं हुआ। तो फिर बोला कि ऐसा है महाराज, इस बार छोड़ दीजिए, कभी दोबारा करिएगा तो हम इस बार पक्का गांधिया को मना लेंगे। ठीक, तो फिर जस्ट उसके 1 साल बाद 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ। तो बोला कि इस बार अगर नहीं आया तो समझ जाओ तुम्हारा जो खाए परिवार और को भूखे मरेगा। तो पूछे कि कैसे भूखे कैसे मरेगा, तो बोल रहे हैं कि हम निकाल देंगे तुमको नौकरी से ना, दूसरे को हम रख लेंगे। वैसे वायसराय समझ लीजिए ब्रिटेन का चमचा, लंदन का जो ब्रिटेन है वहाँ लंदन का जो मैकडोनाल्ड है उनके चमचा को ही वायसराय कहा जाता था भारत में। ठीक, कोई ज़्यादा भौकाल नहीं था ये वायसराय कोई, मतलब कि एक ठो समझ लीजिए खिलौना है और कंट्रोल होता है वहीं से। तो दूसरा गोल में सम्मेलन रखे हुए थे। तो फिर जब आए तो इरविनवा आया गांधी जी के पास कि बोला, गांधी जी से बोला कि कब तुमको हम बोले थे वहाँ दरे बुलाए हैं रैमजे मैकडोनाल्ड गोल में सम्मेलन में, तो तुम गए नहीं। तो बोल रहे हैं कि हम काहे जाएंगे, जब तुम मेरा बतवा नहीं मानोगे तो हम काहे जाएंगे। और वो आंदोलन किए हुए बैठे थे, इस क्या कहते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तब ले फ़ोन किए रैमजे मैकडोनाल्ड इरविनवा को कि तुमको जो बोले हैं काम इस बार नहीं गड़बड़ाना चाहिए, समझे, क्योंकि इस बार भी हम उतना ही जितना सजा हो जाए थे और जो खाना पीना की व्यवस्था किए थे इस बार भी उतना ही किए हुए हैं, कोई भी गड़बड़ी होगा तो इस बार तुम समझना, और नौकरी से बाहर निकाल देंगे वो अलग। तो फिर बोला कि महाराज ऐसे है कि यहाँ तो गांधिया अपना अलग आंदोलन किए पड़ा है। तो बोल रहा कैसा आंदोलन किया, तो बोल रहा कौन नया आंदोलन निकाला। तो बोला क्या है उसमें,
तो बोल रहा है कि जौन चीज़ हम बोल रहे हैं ना उसी का उल्टा कर रहा है, और वो भी विनती के साथ। हम बोल रहे हैं कि वो बुलाए हैं रामजे मैकडोनाल्ड उसमें, तो बोल रहा है देखिए हम नहीं जाएंगे, और वो भी विनती के साथ बोल रहा है एकदम। तो बोला कि अच्छा ऐसा है, तब फिर बोला कि कुछ भी करके तुम उसको मनाओ, अभी तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो परिवार और भूखे मरेगा, तो फिर हमको मत बोलना। तो बोले कि ठीक है, जब हमको अपने तरफ से मनाना है तो हम मनाते हैं, ठीक। तो फिर आए गांधी जी के पास और बोले कि गांधी जी जाएंगे इस बार, तो बोल रहे हैं कि हमारा जब तक 12 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगा। तो बोले दाए मर्दे 12 सूत्री का आप जौन जौन कहिए हम तौन तौन मांगे पूरा कर देंगे, लेकिन बस आप वहाँ चल जाइए, क्या कि हमारे नौकरी का सवाल है, नहीं तो वो हमको भगा देगा और हम लोग रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। तब बोले कि ठीक है, तो पहले अपना 12 सूत्री मांगे बताएं उनको, और तबले उस पर उनको दबाव भी था, जनता का दबाव आ गया गांधी जी के ऊपर कि जितना भी कैदी हैं उनको रिहा कर दे, एक और चीज़ मांग ले कि जितने भी हमारे कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, ठीक। तो उसमें इन्होंने जो इरविन थे वो कहे कि ठीक है, हम जितना भी तुम्हारे राजनीतिक कैदी हैं उनको हम रिहा कर देंगे, ठीक। तो भगत सिंह के ऊपर जो था वो राजनीतिक कैदी, राजनीतिक केस तो लगा नहीं था, बम फेंकने का लगा था, तो अगर उसको देखा जाए एक तरफ से तो आतंकवादी केस था, ठीक। तो इसी में उनके साथ छल कर लिया गया गांधी जी के साथ, और क्या कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी हो गई। इसमें भी गांधी जी की कोई ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक तरफ से देखा जाए तो गांधी जी अगर पूरा सहयोग किए होते, अगर पूरा दिमाग लगाए होते, तो चाहते कि भगत सिंह को बचा लेते, और उनको गांधी जी को ये कहना चाहिए कि हम भगत सिंह को का भी फांसी रुकेगा, और उनके साथ जो दो थे राजगुरु और सुखदेव उनका भी फांसी रुकेगा, और साथ में हम उनको गोलमेज सम्मेलन में लेके भी जाएंगे। गांधी जी अगर ये किए होते तो आज गांधी जी के शायद अधिकतर सपोर्टर भी होते, लेकिन अधिक लोग तो बस सिर्फ एक ही चीज़ जान गए हैं कि भगत सिंह का फांसी नहीं रोक पाए, भगत सिंह का फांसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कोशिश किया था लेकिन पूरा कोशिश नहीं कर पाए थे, आधा कोशिश। अगर आप यहाँ पर अगर गांधी जी को गलत कहते हैं तो हम भी मानेंगे गांधी जी से गलती हुई थी, और गलती है मनुष्य का, वो प्रकृति ही है गलती करना। बचपन में भी अगर जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, तो उन लोग को 20 बार सिखाया जाएगा बेटा सी ऐसे लिखाता है, बेटा सी ऐसे लिखाता है, तो बोलेंगे हाँ सर जी ठीक है सही, और जब बोलेंगे तुम लिखो तो तुरंत ऐसे लिख के आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्यों की प्रकृति है ही है गलती करना। तो लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा गलती हो गया था, बताइए 3 लोगों को फांसी हो गया। यहाँ पर गांधी जी गलत थे, उनके साथ छल हो गया था, उनसे बोला गया था ना कि हम जितना भी है राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, लेकिन उनके ऊपर जो भगत सिंह थे उनके ऊपर चार्ज लगा था बम फेंकने का, तो इस राजनीतिक में ना आके वो आतंकवादी में आ गए थे, इसलिए उनको फांसी हुआ। तो इस बारे में दुख हमें भी है, और यहाँ पे गांधी जी से गलती हुई थी, ठीक। तो फिर उनको फिर गए यहाँ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वो मना लिया इन्होंने, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, और वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी के साथ उनका वो जो मैकडोनाल्ड था वो करा रहा था उनका, ठीक, सेटलमेंट करा रहा था कि ऐसा है कि जो ये हैं इनको भी एक दलित क्षेत्र चाहिए, दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र चाहिए, ठीक। तो वहाँ गांधी जी बोले कि यार दलितों के लिए हम क्षेत्र देंगे ना तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये सब अपना अलग है देश बना लेंगे, ठीक। तो जैसे कि वो बोले हैं ऐसे ही मुस्लिमों को अलग क्षेत्र दे दिया गया तो पाकिस्तान बन गया। तो ऐसा अगर वो जान रहे थे गांधी जी दूरदर्शिता वाले थे, वो दूर की सोच रखते थे, तो अगर जान रहे थे कि अगर वो दलितों को अगर संयुक्त क्षेत्र दे देंगे ना तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो अलग अपना देश बना लेंगे और वहाँ पे किसी को घुसने नहीं देंगे। तो गांधी जी वहाँ पे उनका प्रस्ताव को स्वीकार ना करके तुरंत वापस चले आए। वहाँ पे भी गांधी जी गए थे गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ उसका भोज खाने नहीं गए थे, वहाँ पे भी गए तो कुछ ना कुछ देश के लिए ही करके आए, नहीं तो आज अपना दलित लोग अपना क्षेत्र बना दिए होते और किसी को घुसने नहीं देते, और जो ये अखंड भारत है उनकी और टुकड़े हो जाते। जैसे अभी पाकिस्तान हो गया, वो जान रहे थे कि अगर मुसलमानों का जैसे अलग क्षेत्र हुआ है तो वो पाकिस्तान बन जाएगा, वो एक अलग देश बना लेंगे, क्योंकि गांधी जी को सब मालूम था, गांधी जी पढ़े लिखे थे लंदन से, ठीक। तो वहां से वो वापस आ गए गोलमेज सम्मेलन से और इनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए, ठीक। तो फिर जब अम्बेडकर जी के साथ वो अपना मीटिंग किए तो हम अम्बेडकर जी को फोन करके बुलाए, क्या अम्बेडकर तुम वहाँ कहाँ गए थे? तो बोल रहे हैं अम्बेडकर जी कि हमको देखिए अलग क्षेत्र चाहिए, जो दलित लोग हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी दलित थे, तो बोले कि हमको एक अलग क्षेत्र चाहिए। तो गांधी जी बोले उनसे, अम्बेडकर जी से, कि यार तुम अलग क्षेत्र मत मांगो, आरक्षण मांग लो। आरक्षण जो होता है, आरक्षण हम दे देंगे, अलग क्षेत्र मत मांगो, क्योंकि जान रहे हो कि अगर अभी तो तुम हो तब तक तो तुम साथ में रखे हुए हो, लेकिन अलग क्षेत्र मांग लोगे तो अगर जब तुम नहीं रहोगे तो ये लोग दलित लोग अपना क्या कहते हैं अलग देश बना लेंगे। तो 1932
1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता या पूना पैक्ट इसी को कहा जाता है। ठीक, तो गांधी जी बोले कि हम तुमको आरक्षण दे देंगे। ठीक, तो उसके बाद बोला कि ठीक है, तो अंबेडकर जी भी तैयार हो गए कि ठीक है, हमको आरक्षण चाहिए, जो कि आज भी मिलता आता है। SC ST वालों को आरक्षण आज भी मिलता है। ठीक, तो बोले कि हम तुम्हें आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन संयुक्त क्षेत्र देंगे और तुमको अलग नहीं करेंगे, मतलब तुमको अपने देश से अलग नहीं करेंगे और तुमको अपने साथ में ही रखेंगे। तुमको कै सीट चाहिए, आरक्षण चाहिए? तो वो बोले कि हमको ज़्यादा नहीं, दे दीजिए 70-80 सीट दे दीजिए। तो बोले यार 70-80 का करोगे, हम तुमको 150 सीट दे देंगे। ठीक, तो बोले कि ठीक है, अब हमको इससे ज़्यादा का चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें हम तुमको एक के जगहों पर नहीं देंगे। अगर एक के जगहों पर देंगे ना तो फिर दलित लोग वहाँ अपना दबदबा बना लेंगे और एक अलग देश बना देंगे। तो बोले कि हम तुमको देंगे, लेकिन एक तो दे देंगे यहाँ पे क्या कहते हैं बंगाल में, तो एक तो दे देंगे कर्नाटक में, यहाँ एक तो दे देंगे कश्मीर में। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद यही पूना समझौता हुआ था। ये हुआ था 1932 में 24 सितंबर के दिन, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इसको मिटा दे पूरा। 24 सितंबर 1932 के पूना समझौता के बाद गांधी जी ने 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। मतलब कि अब बोले कि अब सब कोई आगे आए और हम लोग व्यक्तिगत तरीके से आंदोलन करेंगे, जिसका नाम दिल्ली चलो भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जिसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहर लाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर क्वेश्चन जैसे पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे कि दिल्ली चलो को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। फिर समय, और ये हुआ था 17 अक्टूबर के दिन, 17 अक्टूबर। ठीक, 17 अक्टूबर के दिन दिल्ली चलो या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। फिर आया 1942 का समय, 1942, और 1942 में हुआ था जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो। ठीक, अब इसका जो रूपरेखा संभाल रहे थे, ये रूपरेखा का कार्यभार जवाहरलाल नेहरू के ऊपर था। जो इसके रूपरेखा का कार्यभार मिला था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी इस क्या कहते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी रूपरेखा को देखे थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आ गया 1947 ईस्वी। 1947 में देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को एक देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान, और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। ठीक, अब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई, जो कि मालूम है सबको। और 1948 में 30 जनवरी का दिन था। 30 जनवरी के दिन गांधी जी की मृत्यु हो गई। और गांधी जी को मारने वाले महान का नाम है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को, ये जो गांधी जी थे ना, वो अपने बिरला भवन में, एक दिल्ली का एक स्थान है बिरला भवन, जहाँ वो जाते थे हमेशा वो प्रार्थना करने। शाम का समय था और इन्होंने गांधी जी को मार दिया। और हम इनको क्या ही बोलें, इनका इतिहास तो आप लोग जान ही गए हैं। ठीक, तो 1948 को हमारे बापू हमें छोड़ के चले गए। हमको यह नहीं समझ में आता है कि जो ये नाथूराम को गोडसे को चाहने वाले लोग हैं, उन नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श काहे मान लेते हैं। अरे आदर्श मानना है तो खुदीराम बोस को मानो, जो 18 साल की उम्र में बिहार का लड़का था। खुदीराम बोस बिहार के मुजफ्फरपुर का, 18 साल की उम्र में उसको दाढ़ी भी नहीं आई थी। जिस उम्र में आजकल के लड़के इंस्टा पे रील बनाने के लिए सोचते हैं, उस उम्र में वो लड़का फांसी पे चढ़ गया। अगर आपको तारीफ करनी भी है तो खुदीराम बोस की करिए, और उसके बाद करना है तो भगत सिंह का करिए जिसने फांसी पे चढ़ गए हैं, जो फांसी पे चढ़ गए। और सुखदेव का करिए, जो उनके साथ भगत सिंह के साथ फांसी पे चढ़े थे, और सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों का करिए। और भी करना है तो चंद्रशेखर आज़ाद का करिए, जिसने
अंग्रेजों के सामने झुकते और अपने आप को गोली मार ली, उन लोग महान महान लोगों का करिए। ये नाथूराम गोडसे का जो इतिहास में कोई इनका जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांधी को मारने के अलावा। फिर वही 30 जनवरी का समय है, 1948 के 30 जनवरी को शाम के समय हमारे बापू हमें दुनिया से अलविदा कह दिए और हमारे बापू हमें छोड़कर चले गए। तो यहीं तक था गांधी जी का स्टोरी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और हमारे वीडियो को बनाने का मकसद है कि 2 लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को गांधी जी के बारे में जागरूक करना। अगर कोई 2 लोग भी हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अगर मानने लगे कि गांधी सही थे और गोडसे गलत, तो हम समझेंगे कि ये हमारा वीडियो सफल हो गया। और दुनिया को हम क्या ही कहें, दुनिया जो देखती है वो वही मानती है। और जब तक पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे आप गांधी के बारे में, तब तक आप गांधी के महानता का अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहीं तक ये वीडियो था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पड़ोसियों के साथ शेयर भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।